द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ रोजाना जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसी की कड़ी में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए जिसमें 150 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट 150 प्रश्नों को कवर किया जाए। और सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो हिंदी का है। हिंदी के पहले 20 प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद टॉपिक सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्न पत्रों को कवर किया जाएगा। तो पहला प्रश्न लेते हैं हिंदी का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें वाच्य होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते रहेंगे और हमारे साथ पढ़ते रहेंगे ऑप्शन को, सब प्रश्न को, और कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। तो चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला का ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्मवाच्य है। अगर यहाँ पे कैसे हम लोग पहचानेंगे तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि जैसे लिखा गया है पुस्तक पढ़ी जाती है तो क्या पढ़ी जाती है, ऐसे आप लोग प्रश्न करें। अगर आपका उत्तर मिल रहा है तो जान लीजिए वो कर्मवाच्य हो जाएगा, उत्तर नहीं मिलता है तो कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि पुस्तक पढ़ी जाती है तो क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा, ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस है ये बताना है। तन चितौर मन राजा कीन्हा हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। तो चलिए बताइए कौन सा रस है। इसमें समायोक्ति है, अन्योक्ति है, या रूपक है, या दृष्टांत है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें समासयोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो लिखा गया है चारों शब्द उसमें कौन सा देश विदेशक या विदेशी शब्द है। तो आँख, अक्षी, स्कूल, घर। तो तीसरे के कौन सा सही होगा कमेंट करके आप लोग सही उत्तर बताएंगे। उसके बाद जो है हम अपने आंसर को बताते हैं। तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सी जो है आपका ये स्कूल ये एक विदेशज या विदेशी शब्द है। बाकी आँख और घर जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और अच्छी जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि विदेशज या विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगला प्रश्न कवर करेंगे। तो पंचानन में समास पूछा जा रहा है। तो पंचानन में कौन सा समास है चलिए बताइए आप लोग। तो पंचानन में जो समास है ये बहुब्रीय समास है, क्योंकि यहाँ पे 5 नयनों का जिसमें समाहार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है उसको बहुब्रीय समास के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाहार नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं पंचानन। यहाँ पे नाम जो लिया जाएगा किसी अन्य के नाम मतलब को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्रीय समास इसका होगा। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति जैसे कि निचले वर्ण में हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अंडज कहेंगे, शूद्र कहेंगे, अंत्यज कहेंगे, अछूत कहेंगे। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुई है उसको अंत्यज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसको सी सही हो जाएगा। ठीक, सी सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए कि शुद्ध जो है कौन सा शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योत्सना जो लिखा गया है इसमें आधाता और आधासा दोनों आधे ही होते हैं। ठीक, और योग या पे योग की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कभी नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसमें कौन सा रस है ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है रस जो यहाँ पे देखा जा रहा है ये शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, और जब शोक का भाव उत्पन्न होता है तो वो करुण रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। और ये लाइन जो लिखी गई है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें इनकी लड़की होती है सरोज नाम था उसका, और वो जब एक्सपायर हो जाती है
ठीक है, तो उसी के याद में इस पंक्ति को उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करुण रस सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ये पद्यांश लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से, ठीक है, वीडियो को रोक करके उसके बाद प्रश्न को देखा जाएगा। तो हम उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो का आशय क्या है। चलिए बताइए इसका आशय क्या है। जो पंक्ति आप लोग पढ़े हैं उसमें ये रहा होगा इसका आशय, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें अब समय बदल रहा है, ये तात्पर्य इसका जो पंक्ति का आशय है, अब समय बदल रहा है। जैसे कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यानी कि अब समय बदल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब पढ़कर क्या होगा, इस पंक्ति में कौन सी क्रिया है, पूछा जा रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा। तो क्रिया बताइए कौन सा, इस पंक्ति में कौन सी क्रिया है। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करती है और दूसरी क्रिया प्रारंभ करती है तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। उस जहाँ पे वही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया सही होगा इसका। अगला है सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा, सीधा ऐसे ही जानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सहयोगी का प्रतियोगी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और वहीं पे प्रतिद्वंदी जो बी में लिखा गया है उसका विलोम शब्द प्रतिद्वंदी में समर्थक होता है, और प्रतिरोधी अप्रतिरोधी हो जाएगा, प्रतिकूल का अनुकूल होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, टकसाल का तत्सम रूप बताना है। तो टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं। तो टकसाल का तत्सम रूप जो होगा वो टंकसाल होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट छोटे छोटे प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, कम समय में सभी देखना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोग जल्दी से सोचते हैं कितना जल्दी ख़त्म हो, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो कौन सा कारक इसमें है। तो अलगाव की बात किया जा रहा है यहाँ, हिमालय से गंगा निकल गई यानी कि अलग हो गया, तो जहाँ पे अलगाव की बात किया जाएगा वहाँ पे अपादान कारक का जो है बोध होता है, यानी कि अपादान इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से बात करते हैं किसी साधन के द्वारा जब उसको किया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा गया है गंगा से हिमालय से गंगा निकली, ठीक है। तो यहाँ पे अलग हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन अभी कहीं पे मिल जाए आपको कि कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा गया, तो यहाँ पे किसी साधन के द्वारा जो है उसको काटा जा रहा है, तो साधन का प्रयोग जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका करण कारक होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे एकदम अलगाव हो रहा है और वहाँ पे उपकरण के द्वारा काटा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, ये गद्यांश है, गद्यांश आप लोग पढ़िएगा, और नहीं पढ़ सकते तो वीडियो को रोक करके आराम से पढ़िएगा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। ऑप्शन दिख रहा होगा, पढ़िए ऑप्शन और बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो बच्चे ने घड़ी क्यों देखी ये बताना है। तो बच्चे ने जो घड़ी देखी है वो कारण है रेल के आने का समय हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। तो रुकावट में ना तो जातिवाद है, ना तो व्यक्तिवाद है, ना तो समूहवाद, ना तो समूहवाचक है, तो कोई वाचक नहीं है, तो आपका भाववाचक हो जाएगा, ठीक। और ऐसे शब्दों में क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों में आपका जैसे कि लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, घबराहट हो गया, या रुकावट, मित्रता आदि शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा प्रश्न है, तो उपसर्ग बताना है। तो उज्ज्वल में जो उपसर्ग हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि उत धन ज्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा उज्ज्वल उत, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। देखिए मिलाप जो क्रिया है ये मिलना होता है, ठीक है। मिलाप शब्द में मूल क्रिया, मूल शब्द जो है मिलना है, तो आप मिलना या मिलन में
कौन सा शब्द जोड़ेंगे या कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो मिलाप हो जाएगा, तो इसमें आप प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मिल में आप जोड़ दिया जाएगा तो मिलाप हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वगीस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वगीस का सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाक धन ईस। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा जो प्रयोग हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पे बड़ी ई को रखा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सा का उच्चारण स्थान, अच्छा प्रश्न है। तो ईसु नाम तालु सभी लोग जानते होंगे। तालु सा शब्द का उच्चारण जो होता है वो तालु में होता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, बी सही होगा। और बी शब्द में जैसे तालु में जो शब्द प्रयोग होते हैं उसमें छोटी ई, बड़ी ई और चा सारे अक्षर आते हैं, और या और शा भी आ जाएगा। जैसे शा यहाँ पे आया ही है और या भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में सींग कटा बछड़ों में शामिल होना का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो सींग कटा कर बछड़ों में शामिल होने का मुहावरे का अर्थ जो होता है वो वास्तविकता छुपा कर कार्य करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। सी सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है। नैसर्गिक का तात्पर्य होता है जो प्रकृत हो। ठीक है, तो पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची ये प्रकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी सही होगा। सी सही होने के साथ अगला, पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है? तो पाणिनि ने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो आपका तक्षशिला महाविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और पाणिनि को ही जो है अष्टाध्यायी सूत्र पाठ या अष्टाध्यायी का जो है मतलब इसको उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें जो है लगभग 4000 सूत्र है, किसमें? अष्टाध्यायी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में जो है इयम किस लिंग का रूप है ये बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ये स्त्रीलिंग का रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ, शनैः शनैः दुग्धम पीबत, बालकः शनैः शनैः दुग्धम पीबत। तो इसमें जो शनैः शनैः लिखा गया है इसमें बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है, मतलब क्या है, विशेषण है या सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो इसमें ये जो है आपका ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषणम। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इत्यादयः में संधि विच्छेद बताना है। तो इत्यादयः में जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है राजपुरुषः में समास बताना है। तो राजपुरुषः में जो समास हो जाएगा तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए उत्तर कौन सा सही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, जो कि इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में पूछा जा गया है कि उपसर्ग धातु के साथ क्या आता है। अच्छा प्रश्न है, या कह सकते हैं उपसर्ग आगे लगता है या पीछे लगता है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है आगे, बीच में, पीछे या दोनों तरफ। तो ये बताना है उपसर्ग शब्द के यानी जो धातु शब्द होता है, मूल क्रिया जो होती है उसके कहाँ लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है या बीच में लगता है या नहीं लगता है या दोनों तरफ लगता है। तो 26 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उपसर्ग पहले लगता है, किसी भी धातु या क्रिया के पहले लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। जैसे आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में आगम बनाता है, जबकि प्रत्यय धातु जो प्रत्यय होता है हमारा ये धातु यानी क्रिया के बाद में लगता है। ठीक है, जैसे पठ प्लस अनियर में जब अनियर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा पठ में तो पठनीय हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को पढ़िए और इसमें बताइए कौन सी विभक्ति है। इसमें जो कर्णाभ्याम लिखा गया है इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है या सप्तमी है।
तो इसमें आपका तृतीया विभक्ति है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। फर्स्ट सही होने के साथ अगला प्रश्न है। तो अगले प्रश्न में वाक्य में अव्यय शब्द को बताना है। वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है। अव्यय का मतलब ये होता है कि अगर उसको हटा दिया जाए तो शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्णस पार्श्वे यानी बी सही हो जाएगा। पार्श्वे को अगर यहाँ से हटा देते हैं तो कोई भी जो है शब्द पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसको हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा शब्द होगा, ये बताना है। तो 28 के बाद 29 नंबर में जो सही होगा वो आपका बी सही हो जाएगा, जो कि द्रक्ष्यति सही है, बी सही होगा। इसी के साथ ये अगले प्रश्न में जो गद्यांश दिया गया है इसको आप लोग पढ़िए। पढ़ने के बाद प्रश्न को देखा जाएगा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न पे। तो धर्मादि पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन किसे बताया गया है। पंक्ति पढ़े होंगे आप लोग, तो बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। तो इसमें वेद को जो है पुरुषों की प्राप्ति के साधन को रूप में बताया गया है। धर्मादि पुरुषों की प्राप्ति के साधन बताया गया है। ठीक है, तो वेद सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी के साथ इंग्लिश के प्रश्न को फटाफट कवर करेंगे। हम ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा। अंडरलाइन जो दिया गया है, ये अंडरलाइन सही रूप से क्या होगा ये बताना है इसमें। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा जो कि दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे खाली स्पेस जो है उसमें भरना है। खाली स्पेस में क्या भरा जाएगा ये बताना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हु भरा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 33 में यानी 33 नंबर में जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी भरा जाएगा, टू हैव हार्ट। ठीक, नेक्स्ट की तरफ 34 नंबर में, 34 नंबर में ये बट जो लिखा गया है, अंडरलाइन किया गया है, ये इसके स्थान पे क्या होगा, इसके स्थान पे बट आल्सो होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नरेशन में चेंज करना है। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे। इसी के साथ अगला प्रश्न है 36 नंबर। तो 36 नंबर में सिनोनिम्स बताना है। डेंजरियस का सिनोनिम्स क्या होगा। तो डेंजरस का जो सिनोनिम्स होता है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो इसको एक शब्द में क्या कहते हैं ये बताना है। 37 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको एंथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे पोएमों या कविताओं का संकलन किया जाता है या संकलन होते हैं उसको हम लोग एंथोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है 38। इसमें प्रेफिक्स, सभी में प्रेफिक्स कौन सा जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें बी प्रेफिक्स से जोड़ा जाएगा। तो ये सारे ये प्रेफिक्स है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वो एक कंपनी हेंसन दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा और उसके बाद प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में 39 नंबर प्रश्न है जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लूमी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भी कंपनी हेंसन पैराग्राफ्स दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए। चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा और उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को हमें पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको इस पीडीएफ को मिल जाएगा और वहाँ से आप बराबर आराम से बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है जो साइंस से आ गया है। तो इसमें आप लोग सॉल्व करिएगा, हम बताते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे आप प्रारंभिक प्रश्न को पढ़िएगा और प्रारंभिक वेग को 0 मान लीजिएगा। त्वरण जी का मान 9.8 मान लीजिएगा। ठीक है, और समय जो है आपका 4 सेकंड दिया गया है। यहाँ पे जी भी दिया गया है और समय भी दिया गया है। और प्रारंभिक वेग यू को मान लीजिएगा, यू मान लीजिएगा, यू बराबर 0। ठीक है, और ये फार्मूला जो हो जाएगा, ये समीकरण लगाइएगा, एच बराबर यू टी, एच बराबर यू टी प्लस में हाफ यानी 1/2
जी टी स्क्वायर, इस फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 78.4। ऑप्शन डी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में भी जो है बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिएगा आप लोग। तो 42 नंबर में जो ये आपका क्या कहते हैं दिया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई दी गई है और प्रतिबिंब की लंबाई बटी प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो इसमें लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो दिया गया है वो आपका 30 सेंटीमीटर है, देखिए लिखा गया है ना। और उसके बाद लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसका अनुपात निकालना है हम लोग को। देखिए वस्तु की लंबाई और का अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात जब निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, यानी I/O होता है। तो यहाँ पे 3 बटे में माफ़ कीजिएगा 30 बटे में 10 कर देंगे, काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है, ये पहला 1 होगा, दूसरा 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पे 1 से अधिक है ना, 3 है तो 1 से अधिक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखता है? अच्छा प्रश्न है। तो आकाश का रंग जो है नीला दिखने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फटाफट थोड़ा तेजी के साथ करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो कॉपर व फेरस बनते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न। तो ये प्रक्रिया आपकी जो कहलाती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सिट्रस फल जैसे कि नींबू संतरा आदि जो फरमाते हैं, तो जिसके कारण से स्वाद में खट्टापन आता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही बताना है इसमें। तो बताइए कमेंट करके एस्टिक ट्रिक। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा धातु कौन सी है? मुद्रा धातु का तात्पर्य है कि किस मुद्रा से पहले जो है, किस धातु से पहले जो है मुद्राएं बनती थी, यही इसका तात्पर्य है। तो उसमें कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? 47 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी सही हो जाएगा, जो कि कृंतक या छेदक दांतों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, जो कि भोजन को कुतरने के काम आता है, मतलब काटने के काम। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, जठर रस में क्या नहीं पाया जाता? जो चारों ऑप्शन है इसमें से जठर रस में क्या नहीं पाया जाता? एक नहीं पाया जाता, उसी के बारे में बताना है। तो वो पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है या जठर लाइपेज है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं जैसे कि अच्छा दिखे। चलिए बताइए कौन सा इसका सही है। तो इसमें जो नहीं पाया जाता है वो आपका ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है ये नहीं पाया जाता, एंजाइम है, और ये जो पाया जाता है वो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। कहाँ पे? अग्नाशयी रस में पाया जाता है। बाकी तीनों जो है ऑप्शन सही है, जो जठर रस में पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, यही बताना है। तो तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वो आपका संवेदना ग्रहण करना होता है। ठीक है, जैसे कि जो दिमाग होता है हमारा, क्या होता है ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, एक पुष्प के स्त्री कैंसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प का जो स्त्री कैंसर भाग होता है उसको वर्तिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलिए अच्छा प्रश्न गणित का आ गया है। गणित को आप लोग सॉल्व करिए, और अभी अभी हमने बताया ही है कि अगर इसके PDF को चाहिए, इसको आप लोग इसके PDF को या सर के द्वारा हमारा पढ़ाया ही जा रहा है, अन्यथा इसके PDF को अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से इसके PDF मिल जाएगा, और PDF जो है आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 71 पे चलते हैं। तो 71 में जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो कौन होता है, यही बताना है। तो इसमें
भारत का लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद संख्या 93 के तहत जो है इसका निर्णय होता है कि कौन होगा। तो इसमें पहली हुई बैठक के बाद जो है यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक, तो इसमें चयनित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा इसका, यानी कि चयन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था? तो इन्होंने जो इसकी स्थापना किया था ये 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। किसकी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना अगर की बात करते हैं कभी कभी तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इसकी स्थापना जो हुई है वो लंदन में हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? अच्छा प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला भारत का जो प्रश्न पत्र था द बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, जो कि 1766 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी विलियम्स बोर्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेटिन ट्रेन यानी जो बुलेट ट्रेन है चलाने की योजना किस किस के मध्य है? तो ये बुलेट ट्रेन जो चलने की योजना बन रही है ये आपका मुंबई व अहमदाबाद के मध्य चलेगी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। और इसका लगभग शुरुआत क्या कहते हैं 2023 में इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस मतलब चलने लगेगी। ये समय रखा गया है और 2018 से इसका काम शुरू हो गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? गेटवे ऑफ द ईस्ट, पूर्व का द्वार किसे कहते हैं यही बताना है। तो इसमें सिंगापुर जो है सब ये शहर मतलब कि ये सिंगापुर देश जो है इसी को ही पूर्व का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही होगा। इसी बी सही होने के साथ अगली तरफ बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो जो धरातलीय तरंग होती है जैसे जो पृथ्वी को कंपित कर देती है वही सबसे खतरनाक मानी जाएगी। तो इसमें धरातलीय तरंगें जो होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही जो है 24 जुलाई 1991 के समय ये हमारे देश के क्या कहते हैं वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। इन्हीं को हम लोग उदारीकरण का अग्रदूत मानते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार किस रेखा को काटती है ये बताना है। तो ये जो काटती है वो आपका भूमध्य रेखा को काटती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और अफ्रीका में तीनों रेखाएं आपकी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं यहाँ से। ठीक, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और क्या कहते हैं कांगो नदी को जो है जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है वो आपका प्रशांत महासागर है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद अटलांटिक महासागर हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर हो गया, चौथे नंबर पे ये क्या कहते हैं अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? पहले इसको मिलान कर लेते हैं उसके बाद आंसर को देखते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नाहरकोल कर्नाटक में स्थित है और पेंच जो है ये आपका
महाराष्ट्र में स्थित है, और पेरियार ये केरल में स्थित है। चलिए देखते हैं, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, 3 4 2, 1 मिनट, 3 4 और 1 2, 3 4 1 2, देखते हैं कौन सा है। 3 4 1 2, सी ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कि सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न देखा जाए तो अगले प्रश्न में शिक्षक के समक्ष शिक्षण के समय समस्या कौन सी होती है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी समस्याएं आएंगी। ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किस सन में हुआ है। तो ये जो सन था वो आपका 22-23 अक्टूबर का महीना था और 1937 का सन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला है, शैक्षिक क्षेत्र में और यहाँ पे वर्धा शिक्षा की बात करते हैं तो ये इसकी अध्यक्ष तो जो थे वो हमारे गांधी जी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसमें किया गया, किसने किया है। तो इसमें स्टीफन एम कोरे ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा प्रश्न है, आप लोग पढ़िए प्रश्न को और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 14 से 614 वर्ष के मध्य जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो किस में जोड़ा गया था यही बताना है इसमें। तो वो जो जोड़ा गया था वो आपके अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या तात्पर्य है। तो जो इसका तात्पर्य है वो तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो जाए। यही जो है समान शैक्षिक अवसर का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों में बाल केंद्रित कक्षा को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है या किया जाता है यही बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हों और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न था और उसके बाद अगला प्रश्न है तो इसको आप लोग पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़ के बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो 87 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैडम चाय पीती हैं, ये वाक्य जो है कैसा वाक्य है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो मैडम चाय पीती हैं में ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, मैडम चाय पीती है नहीं है, खाती हैं, देखिए खाती हैं, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है। ठीक है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं। तो ये जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, देर न करते हुए अगला प्रश्न देखा जाए, शिक्षा के विकास में संलग्न प्रमुख राष्ट्र स्तरीय संस्था कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है ये बताना है, और शिक्षा के विकास की तरफ जो कार्य करे वो नहीं है। तो 3 तो हैं ही जिसमें सी नहीं है, NPCR। ठीक है, ये जो है नहीं है, बाकी सारी जो है आपकी शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्र स्तरीय तक काम करती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। तो व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले हमारे हिप्पोक्रेट्स जी थे। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसमें डी सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, डी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे,
इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, शैक्षणिक व्यवस्था से सही होगा। प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 94 में किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? तो सभी में जो है कौशल शिक्षा समाहित है, ऑप्शन डी सही होगा। सार्वजनिक भवनों में प्रायः सीढ़ियों के स्थान पर ढलान की व्यवस्था इंगित करती है। तो जो स्लोप बनाया जाता है, सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती है सार्वजनिक स्थानों पे, प्रायः जो है स्लोप बनाया जाता है। तो ये किसको इंगित करता है, यही बताना है। तो ये जो इंगित करती है उसमें इंगित करती है कि यदि इस अस्थित जिसको हड्डियों से प्रॉब्लम है की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, जिसको हम लोग विकलांग के रूप में जान सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। विज्ञान के प्रयोगों में समांतर लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड बनने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? चलिए ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो यह प्रवृत्ति जो दर्शाती है, यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की ऋणबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट में जब चलेंगे तो मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे समुचित होगा? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा, उम्मीद है, तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश जो को सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे 98 पे। चलिए आंसर दिख रहा होगा और ऑप्शन भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। कमेंट करके पढ़ के बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा 98 में वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मिलान कर लिएगा। अगला प्रश्न, चलिए थोड़ा तेज़ी के साथ चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो 99 में क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को बताइए कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना ही इसका एक कार्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है, यही बताना है। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम लोग चाचा के रूप में जानते हैं, नेहरू चाचा के रूप में जानते हैं, उनका जन्मदिन होता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो विश्व हास्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। और थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को, कमेंट करके बताइए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 103 में सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के भी प्रश्न 1-2 प्रश्न आपको देखने के मिल जाएंगे परीक्षा में, तो इसलिए सभी दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सर्वोदय दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है डी नहीं बी सही होगा। देखिए टिक कहाँ पे लगाया जा रहा है और ऑप्शन मुँह से क्या निकल रहा है, तो बी ऑप्शन 30 जनवरी सही होगा। ठीक है, चलिए खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में है, इसको चंदेल शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो स्थित है वो आपका माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये राजस्थान के सिरोही नामक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगले प्रश्न में विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है ये हम्पी में स्थित है। और हम्पी को एक नोट पे भी जो है दर्शाया गया है। कमेंट करके बताएंगे वो कितने का नोट है जिस पे हम्पी को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विरूपाक्ष मंदिर
हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। आधुनिक भारत चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पितामह चित्रकला का जो पितामह है वो अवनींद्र नाथ टैगोर जी हैं, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? किसने बनवाया था ताजमहल को? वास्तुकार किसने बनवाया था? नहीं, वास्तुकार मतलब है किसके मैपिंग, इसके वास्तुकार कौन थे ये बताना है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट सही होगा। और लुटियन, ऑप्शन सी में जो लिखा गया है लुटियन, इन्होंने इंडिया गेट यानी इंडिया गेट और संसद भवन को बनवाया था। ठीक है, क्या इंडिया गेट और संसद भवन को बनवाया था। और वहीं पे जब चारनाक ने क्या बनवाया था? कलकत्ता को जो है बसाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है और यहीं पे देख लेते हैं। डी भी फ्रैंक गौरी, इन्होंने अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है उस शहर को बसाया था फ्रैंक गौरी ने। चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखा जाए, इसमें सुमेलित करना है। तो जो सुमेलित हो, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सुमेलित जो नहीं है ये जाकिर हुसैन, ये हारमोनियम नहीं बजाते हैं। ठीक है, तो ये जाकिर हुसैन हमारे जो थे हारमोनियम नहीं बजाते थे, ये तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक है। ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही होगा इसका, बाकी सारे सही हैं, मिलान सही है, तो इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? तो ये जो महाविद्यालय है वो आपका भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया? चाबहार सभी लोग जानते हैं, अभी ये चर्चा में भी रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा जो कि ईरान में स्थित है। ठीक, और यहाँ पे पुराने करंट अफेयर के प्रश्न जो है आने लगे हैं। अगर आप लोग के कमेंट भी मिलते हैं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि नए करंट अफेयर को पढ़ना है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को, मृत क्षेत्र यानी डेड जोन क्या होता है? इसको किस प्रकार से संदर्भित करेंगे? तो मृत जोन को जो संदर्भित करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कि यह आर्द्र नमी भूमियों का बढ़ता हुआ दायरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका, एक मिनट दूसरा सही होगा। दूसरा सही होने के साथ साथ दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा। ठीक है, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, एशिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन चौथा स्थल कौन सा है? कौन है भैया? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि एशिया का पहला चौथा स्थल कौन सा है, जो पर्यटन स्थल है वो कौन सा है, यही बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जो पश्चिमी घाट जो कि भारत में स्थित है, ये एशिया का चौथा पर्यटन स्थल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, केवल एक ही ये फर्स्ट सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अच्छा इसको सुमेलित करना है, एक तरफ योजना है एक तरफ राज्य है। चलिए देखते हैं, हाँ उत्तर को भी देखते हैं साथ साथ में। चलिए दिख रहा होगा। तो इसमें जो है आपका बिना सिंचाई योजना जो संबंधित है वो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक मिनट, चौथा हो जाएगा। और वहीं पे मुख्यमंत्री सधु विकास योजना जो है ये जो सही होगा आपका, ये तीसरे से सही हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और वहीं पे गोपा बंधु ये वाली योजना जो थी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपका उड़ीसा से संबंधित है दूसरा, और ये पहला हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। तो चलिए देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये मिल रहा है 4 3 2 1। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार किस साहित्य को प्रदान किया गया है? यहाँ पे करंट अफेयर के सारे प्रश्न आने लगे हैं जो कि पुराने
दो 3 साल पीछे हैं तो ये मायने नहीं रखता है, आप लोग ताज़ा करंट अफेयर पढ़िए। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, जय गोस्वामी। अब हम लोग स्किप करते हैं इसके प्रश्नों को और उसके बाद यहाँ से देखते हैं 120 से। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है आपको प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य है। इसको वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में रक्षाबंधन के दिवस पर मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला नौसेना कमांडर कौन बनी है। अच्छा प्रश्न है। तो शुभांगी स्वरूप जी जो हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो सही होगा, इन्होंने ही भारत की पहली नौसेना कमांडर बनी है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे, रजनीश कुमार किस बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये तो पुराना है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। ठीक है, तो रजनीश कुमार जो नियुक्त किए गए थे वो आपके स्टेट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। लेकिन इस समय क्या कहते हैं, रजनीश कुमार नहीं हैं, ये दिनेश खारा हैं। ठीक है, याद कर लिएगा। वर्तमान में क्या कहते हैं, स्टेट बैंक के SBI के अध्यक्ष जो हैं वो दिनेश खारा जी हैं। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का हाल ही में निधन हो गया। तो ये ठुमरी गायिका जो थी ये हमारी गिरजा देवी थी। इनको ठुमरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये बनारस घराना से संबंध रखते थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए किस हिंदी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसका, जो कि कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी सरकार ने गरीब महिलाओं के विवाह के लिए रूपश्री योजना शुरुआत की है। देखिएगा, रूपश्री योजना किस सरकार ने शुरुआत किया है। तो वो सरकार है आपकी पश्चिम बंगाल की सरकार है। और इस योजना के तहत गरीब लड़कियों के विवाह के लिए जो है इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने कक्षा 3 से 9 तक के बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिशन बुनियाद योजना की शुभारंभ किया है। तो वो सरकार है आपकी दिल्ली सरकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए सब पुराने हैं, शिक्षक दिवस जानते ही हैं, करंट अफेयर छोड़ते हैं, रीजनिंग पे आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ये सब पुराना नया जो है वही पूछा जाएगा, पुराना पूछा नहीं जाता है। तो इसमें ऑप्शन 31 में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। मिलान करिएगा, लगाने के बाद आप लोग इसको हल करिए, उसके बाद मिलान करिए। और उसके बाद 32 नंबर पे आते हैं। तो 32 का क्वेश्चन जो सही होगा वो भी सी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट 33 पे, तो 33 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा। 33 के बाद 34 पे चलते हैं। तो 34 में जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, √125। नेक्स्ट 35 पे पहले ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, उम्मीद है। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 135 का वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 निष्कर्ष निकल रहा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं। तो कंप्यूटर के प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में वेब पेज को दोबारा लोड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यही बताना है। तो 136 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि F5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को दोबारा लोड करना है तो उसमें F5 को दबाएंगे तो आप लोड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्पेस है, उसके बाद संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन सा ड्राइव करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसका शॉर्ट रूप है ALU। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो USB किस प्रकार की स्टोर ड्राइवर है। तो USB जो स्टोर ड्राइवर है ये आपका स्टोर ड्राइवर नहीं होती है। USB कोई भी स्टोर ड्राइवर नहीं होती है ये, और इसका पूरा नाम जो है यूनिवर्सल
सीरियल बस होती है, सेकेंडरी स्टोर ड्राइवर जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। इसको सेकेंडरी के नाम से 1 मिनट 38 नंबर में सेकेंडरी के नाम से, देखिए बोल क्या रहे हैं लगा क्या रहे हैं, तो इसमें सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये जो काम करता है वो आपका डाटाबेस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, डेटाबेस। यही जो है सूचनाएं ले जाने व वापस लाने का काम करता है। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम जो है वो मॉडेम के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न, इसी का संक्षिप्त रूप है ये मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप मॉडेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी कक्षाओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है। अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है, ठीक है। उसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अध्यापक उसे युक्ति संगत सहायता दे, जितना हो सके सहायता दे, और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? जन्मजात अभिप्रेरक बताइए कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। आंसर दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें ये निद्रा जो है ये आपका जन्मजात क्या कहते हैं प्रेरक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें भूख आएगा, प्यास आएगा, और जैसे कि काम वासना जो होता है ये भी जो है जन्मजात आएगा, ठीक है। बाकी ये खेलना, प्रशंसा, क्रोध, ये सारे अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ देख लेते हैं, किस प्रकार छात्र शिक्षक का अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो ये जो छात्र प्रेरित होते हैं ये पुनर्बलन के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक कामों से नियुक्त करने से संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोकता है? तो ये जो अनुच्छेद है रोकने का वो आपका अनुच्छेद 24 है, जो कि रोकता है ऐसे कामों करने 14 साल से कम बच्चों को ऐसे काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच आदि नकारात्मक पक्ष हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार के हैं ये बताना है। ऑप्शन जो दिखा है उस पर देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका बी सही हो जाएगा। ये पुरस्कार हैं, ठीक है। ये नकारात्मक पुरस्कार हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो संवेगात्मक अस्थिरता होती है वो किशोरावस्था में होती है बालक की, जो कि सबसे खतरनाक अवस्था भी यही मानी गई है। तूफानी अवस्था भी इसी को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतित करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने के सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यही बताना है इसमें। तो इस 47 नंबर में जो सही होगा, चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा, दिखने लगा है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को सिखाना है कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही क्रम को प्रदर्शित करता है? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें जो सही क्रम को प्रदर्शित करता है, सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता होती है तो उसको पाने के लिए प्रबल प्रेरणा हमको मिलेगा, तो प्रेरणा मिलेगा तो उत्तेजना होगी, उत्तेजना से लक्ष्य की तरफ हम लोग
उन्मुखी व्यवहार करेंगे और उसके बाद जब उसकी उपलब्धि हो जाएगी तो हमारी जब क्या कहते हैं उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न था। यहीं पे कक्षा 7 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा उसका। तो इसमें बी सही होगा। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। पहले प्रश्न बड़ा पढ़िए आप लोग और उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर को देखते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर दिख रहा होगा, बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि अभिभावक के शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को जो है कवर कर चुके हैं। अब आप लोग बताएंगे कि 150 प्रश्नों में मैथ के 20 प्रश्नों को अगर छोड़ते हैं तो 130 प्रश्न जो बनते हैं उसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। मिलते हैं अगला प्रैक्टिस के साथ। अपने भी दोस्तों को साथ ये वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।